प्रिय आत्मीय बच्चों, मैं आर.के. तिवारी आप लोगों के सुखद, स्वस्थ एवं प्रगतिशील जीवन की मंगल कामना करता हूँ। संभवतः कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने पर आप लोगों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही होगी। आपकी पढ़ाई निर्बाध गति से एवं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति ने ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखने की व्यवस्था की है। इस दौरान शिक्षकगण अपने अपने विषयों का अध्यापन करते रहेंगे। मैं भी आप लोगों को हिंदी विषय की जानकारी अध्यापन तालिका के अनुसार ऑनलाइन देता रहूँगा। आज का अध्यापन विषय है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप, मेल, एक पदीकरण आदि। दो या दो से अधिक पदों का, उनके बीच की विभक्ति आदि का लोप होकर एक पद बन जाने की प्रक्रिया को अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र का समास हुआ राजपुत्र। यहाँ हम लोग देखते हैं कि राजा का पुत्र अर्थात अनेक पद मिलकर के राजपुत्र अर्थात एक पद बन गया है। इस प्रकार समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, इसमें दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। दूसरी विशेषता है, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति आदि का लोप होता है। तीसरी विशेषता है, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं अर्थात उनका संक्षेपीकरण होता है। चौथी विशेषता है कि इसमें कभी पहला पद प्रधान होता है जैसे अव्ययी भाव समास में, कभी दूसरा पद प्रधान होता है जैसे तत्पुरुष समास में, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं जैसे द्वंद्व समास में, तो कभी बाहरी पद अर्थात आगत पद प्रधान होता है जैसे बहुब्रीहि समास में। अब विशेषता के बाद हम लोग समास के प्रमुख भेदों का एक एक करके चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तत्पुरुष समास के विषय में जानकारी दी जा रही है। जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद गौड़ अर्थात अप्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें पूर्व पद की विभक्ति का समस्त पद बनने पर लोप हो जाता है तथा जिस विभक्ति का लोप होता है उसी विभक्ति के आधार पर इसके उपभेदों का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर राजा का पुत्र का समस्त पद राजपुत्र बनने पर संबंध कारक का चिन्ह अर्थात षष्ठी विभक्ति का चिन्ह का लोप होने से राजपुत्र संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके उपभेदों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे तालिका में आप देख रहे हैं, यश को प्राप्त, यह विग्रह हुआ, इसे समास विग्रह कहते हैं। यश प्राप्त, इसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। और भेद, चूंकि को कर्म कारक का चिन्ह है अर्थात द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए इस तत्पुरुष समास का भेद होगा कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह से तुलसी के द्वारा रचित, इसका समस्त पद बना तुलसी रचित। समास भेद के द्वारा करण कारक का चिन्ह है, इसलिए इस तत्पुरुष समास का उपभेद होगा करण तत्पुरुष समास। इसी तरह से सत्य के लिए आग्रह, समस्त पद होगा सत्याग्रह। और तत्पुरुष समास का उपभेद होगा संप्रदान तत्पुरुष समास, चूंकि के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। धन से हीन,
समस्त पद बना धनहीन। तत्पुरुष समास का उपभेद होगा अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि से यहाँ जो है अलगाव के अर्थ में है, अभाव के अर्थ में है, पृथकता के अर्थ में है। यही अगर लगाव के अर्थ में रहता, साधन के अर्थ में रहता तो करण तत्पुरुष समास होता, लेकिन यहाँ अलगाव के अर्थ में है, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास यहाँ हुआ। गंगा जल, समस्त पद होगा गंगा जल। का यहाँ संबंध कारक का चिन्ह है, इसीलिए संबंध तत्पुरुष समास इसे कहेंगे। ध्यान में मग्न, इसका समस्त पद होगा ध्यान मग्न। चूँकि में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास का यह जो है अधिकरण तत्पुरुष भेद होगा। आप पर बीती, इसका समस्त पद आप बीती होगा, यह भी अधिकरण तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। हम देखते हैं कि कारक के चिन्ह के अनुसार ही तत्पुरुष के उपभेदों के नामों का भी उल्लेख किया जाता है। अब हम लोग तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास के विषय में चर्चा करेंगे। यह दूसरा भेद है समास का। जिस समास में दोनों पद विशेषण विशेष के रूप में रहते हैं अथवा उपमान उपमेय के रूप में रहते हैं, कर्मधारय समास कहलाता है। समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच है जो रहता है अथवा के समान रहता है या रूपी शब्द का प्रयोग होता है। कुछ विद्वानों ने इसे तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना है, क्योंकि इसमें विशेष या उपमेय जो होते हैं वो दूसरे पद के रूप में अगर होते हैं तो उनकी प्रधानता होती है। हम इसे इस तालिका से समझ सकते हैं। इस तालिका में हम लोग देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान की चर्चा है। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे महान है जो पुरुष, तो समस्त पद हुआ महात्मा। महा यहाँ जो है विशेषण है और आत्मा जो है विशेष है। आत्मा की विशेषता महाशब्द से प्रकट हो रहा है। उसी तरह से उपमेय और उपमान को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। उपमान अपने गुण विशेष के कारण पहले से ही प्रसिद्ध होता है, जबकि उपमेय के गुण जो उपमान के गुणों में समानता रखते हैं को प्रकट करना होता है। जैसे कमल नयन में कमल के गुणों को हम पहले से ही जानते हैं, पूर्व विदित है। इसकी कोमलता सुंदरता आदि गुण जो हैं विख्यात हैं, जबकि नयन की कोमलता या सुंदरता को हमें प्रकट करना है। इसलिए कमल नयन में कमल जो है वह उपमान है और नयन जो है उपमेय है। जैसे चरण कमल, यहाँ भी कमल जो है पूर्व विदित है, विख्यात है, और चरण की कोमलता को सुंदरता को दिखलाना है, इसलिए चरण जो है उपमेय है। तो एक विख्यात होता है और दूसरे के गुणों की समानता की जाती है। तो जो विख्यात हुआ वो उपमान हो गया और जिसके गुणों की हम चर्चा करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, वो उपमेय हुआ। अब इसके बाद तीसरा जो समास का भेद है द्विगु समास।